नेक्स्ट, उसके बाद बड़ा माइनस डेल्टा यू कैसे निकाल सकते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स से इस बात को समझेंगे। पहला एग्जांपल है बच्चों हमारा कि ये एक रिएक्शन, भाई डेल्टा एच तो सर डिफाइन ही है केमिकल रिएक्शन के लिए। केमिकल रिएक्शन है कि एच सी एल एक्वस एन एच एक्वस से एन ए सी एल एक्वस और पानी लिक्विड बनता है। तो इसके लिए पूछ रहा है डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू क्या होगा। तो आपको पता ही है क्या कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू एक्चुअली बराबर होता है डेल्टा पी वी के, और प्रेशर इनटू वॉल्यूम, यानी कि इस मैकेनिकल वर्क में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कब, अगर आपके सिस्टम में सॉलिड या लिक्विड हो। क्यों? क्योंकि सॉलिड या लिक्विड में प्रेशर लगा के वॉल्यूम चेंज बहुत ज़्यादा नहीं होता, एकदम नॉमिनल नगण्य होता है। तो सर ये तो ज़ीरो ही होगा। हेलो, बात समझ आती है? ठीक है, तो इसके लिए ये ज़ीरो हो गया, लिखा भी है नो गैस इज इन्वॉल्व, तो भैया सॉलिड प्योर लिक्विड के लिए तो डिफरेंस नगण्य होता है। दूसरा एग्जांपल है रिएक्शन इज कैरिड आउट इन क्लोज वेसल ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम। अब मैं कहता हूँ रिएक्शन कोई भी हो, कोई भी हो, अगर डब्बा बंद है और फिक्स्ड वॉल्यूम का है, मतलब एक सॉलिड वॉल्स कंटेनिंग डब्बा है, तो वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं सकती। यहाँ पे तुमको जो भी लड़ना मरना है, ए बी को मर जाए, वॉल्यूम चेंज होगी नहीं। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगी बच्चों तो डेल्टा वी ज़ीरो होगा। हेलो हेलो, और अगर डेल्टा वी ज़ीरो होगा बच्चों तो भी डेल्टा एच माइनस डेल्टा वी का मल्टीप्लिकेंट ज़ीरो आएगा। हेलो, क्यों? क्यों? क्योंकि ये डेल्टा एच माइनस डेल्टा वी होता क्या है बच्चों? चेंज इन पीवी। तो पीवी में चेंज अगर वी ज़ीरो ही हो गया, अगर एक फैक्टर ज़ीरो ही हो गया, तो पीवी उसके साथ मल्टीप्लाई करके ज़ीरो ही आएगा, तो चेंज भी ज़ीरो ही आएगा। हेलो, नहीं समझ में आता बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तीसरा एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस टॉइस ऑफ HCl गैस, ये निकाल सकते हैं सर। गैशियस सिस्टम में डेल्टा ये होता है डेल्टा NgRT। प्रोडक्ट के कितने मोल्स हो गए बच्चों? दो। रिएक्टेंट के कितने मोल्स हो गए? एक और एक, तो टू माइनस वन। हालांकि भले टू माइनस वन प्लस वन ये ज़ीरो आया, लेकिन ये फॉर्म ये इसलिए ज़ीरो आया क्योंकि स्टोइशियोमेट्री ने इसको ज़ीरो कर दिया। हेलो, आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट, अगला एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO गैस। इसके लिए डेल्टा Ng, अच्छा सिर्फ गैशियस निकालना है, तो ये एक मोल है और ये आधा मोल है। सर ये तो सॉलिड है तो इसका तो कंट्रीब्यूशन आएगा ही नहीं। तो आज इसका प्रोडक्ट में आ गया वन और रिएक्टेंट में आ गया हाफ, तो वन माइनस हाफ इज वन बाई टू। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा वी होगा ना बच्चों, ये माइनस होगा, ये गलत लिखा हुआ है, बराबर हाफ RT। आगे बढ़ता हूँ, कोई रोकेगा बच्चों? मैं तभी रुकूंगा ना, मैं वरना बताता जा रहा हूँ। नेक्स्ट, देखो बेटा, अब ये जो बच्चे ने पूछा था ना उसके लिए सवाल आ गया। अभी आयुष ने जो क्वेश्चन पूछा था, बेटा तेरे को क्वेश्चन को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ, आइए उस एग्जाम्पल को पढ़ें। देखो सवाल है बच्चों, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ना, सवाल आप इसको एग्जाम्पल करके लिखेगा। देखो कहता है अगर वाटर वेपर इज असर्टेड टू बी अ परफेक्ट गैस। सबसे पहले वो कह रहा है वाटर वेपर्स को हम आइडियल गैस मान रहे हैं, हालांकि होती नहीं है, क्योंकि हमें पता है पानी पानी में एच बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी होती है, और आइडियल गैस तो टेक्निकली कोई अट्रैक्शन नहीं करनी चाहिए, तो वही पहले अज्यूम करवा ले रहा है आपसे। कह रहा है कि भैया वाटर गैस को तुम आइडियल गैस मान लो। अच्छा आइडियल गैस मान लो तो पी वी को 10 लगा सकते हैं उस पर। अच्छा, फिर कहता है मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन। अच्छा, एंथैल्पी चेंज मतलब सर डेल्टा एच। अच्छा डेल्टा एच किस प्रक्रिया में? कह रहा है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है बच्चों? H2O लिक्विड को कन्वर्ट करो H2O गैस में, तो ये स्टेट चेंज की बात हो गई। अच्छा, कितने का करना है? कह रहा है 1 मोल का करना है, 1 मोल ऑफ वाटर का। कितने प्रेशर पे? 1 बार पे और 100 डिग्री सेल्सियस में। कहता अच्छा आपको पता ही होना चाहिए कि सर अगर कोई चीज़ लिक्विड से गैस बन रही है तो हमें तो वैसे याद भी है ये 100 डिग्री सेल्सियस में इन जनरल होता है। तो कह रहा है ये डब्बे में रिएक्शन हो रहा है और 1 बार का प्रेशर और 100 डिग्री का टेम्परेचर, ये फिक्स रहेगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर की बात उसने कर भी दी। अच्छा, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे हमने एंथैल्पी भी डिफाइन की हुई है।
अच्छा, और एंथैल्पी एक चेंज के लिए है, लेकिन सर ये तो चेंज फिजिकल चेंज है। आइए इसमें ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। फिजिकल चेंज भले है, लेकिन एक केमिकल एक रिएक्शन तो ठीक है, केमिकल रिएक्शन एक फिजिकल चेंज है, पर चेंज तो है। और किसी भी ऐसे प्रोसेस के लिए हमने एंथैल्पी डिफाइन की हुई है, बस टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, तो अब टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है। तो हम सर मतलब जो पिछला फॉर्मूला पढ़ा है वो लगा सकते हैं? हाँ बेटा बिल्कुल लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि वाटर को भी मेरे को आइडियल गैस मान लेना है, तो उसके लिए मैं पी इक्वल टू एन आर टी लगा सकता हूँ। तो मास्टर जाऊँ ना फॉर्मूला पढ़ा उसको लगा दो बेटा। डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, नहीं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। और डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट? गैशियस प्रोडक्ट। गैशियस प्रोडक्ट यहाँ पे कितना है बच्चों? एक। माइनस रिएक्टेंट में कोई गैशियस प्रोडक्ट है? नहीं है, वो तो लिक्विड है सर। तो देखो क्या आ जाएगा? 1 माइनस जीरो आर टी। बात समझ में आ रही है? तो 1 माइनस जीरो आर टी क्या हो जाएगा? ये 1 आर टी हो जाएगा। आर का वैल्यू पुट कर दिया 8.314, टेम्परेचर कैलविन में 100 डिग्री को कर दिया 373 कैलविन, और नीचे 1000 क्यों लगाया? क्योंकि हमको इसको किलो जूल में बदलना है। क्यों किलो जूल में बदलना है बता रहा हूँ। हमने ये वाले फैक्टर को किलो जूल में निकाल लिया 1000 से डिवाइड करके, इसलिए किलो जूल में बताया, क्योंकि इस प्रोसेस की एंथैल्पी चेंज यानी कि डेल्टा एच दिया हुआ है कितना? 41 किलो जूल, क्योंकि वो भी किलो में दिया है तो मैंने इसको भी किलो में कर दिया। बात समझ में आ रही है सबको? देखो डेल्टा एच की जगह 41 रख दिया, यहाँ से डेल्टा यू आ गया। अब बच्चों खुद बताओ, खुद बताओ, खुद बताओ सर, इस प्रोसेस में कोई केवल आइडियल गैस सिर्फ तो नहीं है ना, एक चेंज हो रहा है ना, भले फिजिकली सही। हेलो, अच्छा, वो फिजिकल चेंज में भी बच्चों कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप थोड़ा सा खुद को थर्मोडायनेमिक्स छोड़ के स्टेट्स ऑफ मैटर जो इसके पहले खत्म किया उससे पूछिए कि कभी कोई सिस्टम अगर लिक्विड स्टेट में होगा और लिक्विड से उसको गैशियस स्टेट में ले जाओगे, तो बच्चों आपको इंटरनल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं? क्योंकि अगर एनर्जी कम होती तो लोग एक दूसरे के पास होते, एनर्जी ज़्यादा होगी तब ना वो दूर होके स्टेट चेंज करेंगे। हेलो, हेलो। तो बच्चों भले यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, पर यहां पे एक फिजिकल चेंज हो रहा है। हेलो, और इसीलिए ये फिजिकल चेंज होने दे, ये इसको प्रैक्टिकली सोचो ना, फिजिकल चेंज तो तभी हो पाएगा ना सब, जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट को एनर्जी दोगे। तो सर आपकी वाली बात धरी की धरी रह गई कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होगा। बेटा वो सिर्फ एक आइडियल गैस के लिए था, मतलब यहां पे तो आइडियल गैस बन रहा है ना लिक्विड से। एक काम करो, पहले इसको पूरा का पूरा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर दो, और गैस में कन्वर्ट करने के बाद कहना हाँ अब से बताओ, उसको कहते ना स्टेट वन। स्टेट वन कब कहना? जब सारा का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो चुका हो रहा हो। नहीं, हेलो, मतलब इस डब्बे के अंदर अब सिर्फ एक गैस को रखो, और कैसी गैस को? आइडियल गैस को। वो अपने लिक्विड स्टेट में नहीं होनी चाहिए, और फिर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो। और अब टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट रखते रहोगे तो अब इंटरनल एनर्जी को फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? हेलो आयुष, तुम्हारा सवाल था बेटा। चलो ठीक है, और कोई डाउट किसी को? चलो, तो बच्चों ये एनसीईआरटी का सवाल है, और इस एनसीईआरटी के सवाल से हमने यहाँ से क्या निकाल लिया? हमने डेल्टा यू, एक्चुअली जो हमारा सवाल था कि डेल्टा यू कितना है, हमने वो भी बता दिया आपको। चेंज ऑब्वियसली टेम्परेचर डेल्टा यू बढ़ ही रहा है, पर अपन ने कैलकुलेट भी कर लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस सवाल को और वो आगे कर रहा है, क्या क्या कह रहा है? 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड टू आइस। अच्छा, मतलब लिक्विड को सॉलिड में बदलेंगे। अब बताओ क्या होगा बच्चों? हालांकि सवाल ने नहीं पूछा, मैं आपसे अलग से पूछ रहा हूँ। तो फिर से सर चेंज तो है ही, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस ज़ीरो क्यों कर दिया मैंने? क्योंकि सर प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का बीच के लिए वैल्यू नगण्य होती है। लो, तो मतलब जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वही डेल्टा यू की भी वैल्यू होगी। हेलो, और खुद बताओ, क्या लिक्विड को सॉलिड में चेंज करोगे तो आपको एनर्जी निकालनी पड़ेगी ना? मतलब ऐसे प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा ना, मतलब वैल्यू जो भी हो, ऐसा प्रोसेस के लिए डेल्टा एच कुछ नेगेटिव होगा ना। हेलो, लेट से माइनस 50 किलो जूल, मैं कहता हूँ जो भी हो, कुछ वैल्यू होगी ना, किलो जूल पर मोल होगी कि नहीं होगी? बोलो।
भाई अगर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो आपको पानी को ठंडा करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा मतलब उससे हीट निकालनी पड़ेगी, मतलब इस सिस्टम को एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, तो डेल्टा एच कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा, तो डेल्टा यू भी उसी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर होता है। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच में माइनस डेल्टा यू उसके लिए जीरो होता है। तो अगर किसी चीज़ का डिफरेंस जीरो है तो मतलब दोनों चीज़ें लगभग बराबर है। हेलो, मतलब भले टेम्परेचर चेंज है, अच्छा कायदे से इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो, तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है और टेम्परेचर भले अभी भी कांस्टेंट है, लेकिन इस कांस्टेंट टेम्परेचर के दौरान भी एक फिजिकल चेंज तो हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी तो चेंज होगी। और खुद बताओ बढ़ेगी कि घटेगी? अरे सर लिक्विड सॉलिड बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इंटरनल एनर्जी घटेगी, क्योंकि लिक्विड दूर दूर होते हैं, सॉलिड तो और पास होते हैं, तो एनर्जी घटेगी तब ना पास आएंगे, तो इंटरनल एनर्जी घट रही है, देख लो इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव आएगी। हेलो, क्योंकि डेल्टा एच के बराबर। बात समझ में आती? बोलना पड़ेगा। किसी को तकलीफ नहीं? नेक्स्ट बच्चों आगे बात करते हैं। अगला स्टामक है हमारा हीट कैपेसिटी। आइए हीट कैपेसिटी पे चर्चा करें। हीट कैपेसिटी को ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसने पाथ फंक्शन। क्यों? आइए देखते हैं। सर आपने तो कहा था हर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन होती है। हाँ बेटा, इन जनरल होती है। अच्छा, इसके पहले याद करो ऐसे कौन सी हमने पैरामीटर्स पढ़े थे जो पाथ फंक्शन था। बच्चों एक पाथ फंक्शन था हीट, दूसरा पाथ फंक्शन था वर्क, ये याद रखना पड़ेगा ना। और एक और पाथ फंक्शन बता रहा हूँ मैं। सर अगर हीट पाथ फंक्शन था तो उसकी कैपेसिटी भी पाथ फंक्शन होती है, ये याद रखना थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए। अच्छा, क्या है सर ये हीट कैपेसिटी? आइए डिफाइन करें। हीट कैपेसिटी को समझने के लिए सबसे पहले लिख रहे हैं हम कैपिटल ए। बच्चों हीट कैपेसिटी को समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक बेसिक बात कहता हूँ। मान लो मैं ब्लैक बोर्ड में दिखाता हूँ इसको। मान लो ये एक डब्बा है, सबको डब्बा दिख रहा है? अच्छा, इस डब्बे में बच्चों मैं कहता हूँ कोई भी सब्सटेंस पड़ा है ए, ठीक है। ये सब्सटेंस ए जो है जब पड़ा था तो इसका टेम्परेचर T1 था, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस सब्सटेंस को हीट दी। क्या किया मैंने? हीट। क्या किया मैंने? इसको हीट दी। अच्छा, मैंने इसको हीट जब दी, कितनी हीट दी मैंने? क्यू जूल हीट दी। जब मैंने क्यू जूल हीट दी तो बच्चों बताओ मेरे को इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? कोई तो बोल लो। अच्छा, दे के कितना टेम्परेचर चेंज हुआ? लेट से डेल्टा टी हुआ। डेल्टा टी क्या होगा बच्चों? T2 माइनस T1। चेंज हमेशा होता है फाइनल सेक्शन। अच्छा, तो अच्छा क्यू जूल हीट दे के टेम्परेचर चेंज कितना हुआ? डेल्टा टी डिग्री। ये सेल्सियस हो या केल्विन हो, चेंज तो बराबर ही होगा। हेलो, तो डेल्टा टी डिग्री टेम्परेचर चेंज हुआ क्यू हीट दे के। मुझे बताओ 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज कराने के लिए कितनी हीट लगी? कितनी लगी? नहीं समझ में आया? बोलना पड़ेगा बच्चों। अच्छा बच्चों प्लीज़ थोड़ा सा क्लास को रिस्पॉन्सिव रखो। देखो बेटा, मैं कर सकता हूँ कि मैं कुछ नहीं बुलवाऊँ और मैं करता जाऊँ, चलो मेरी गलती है, ठीक है बेटा, काम ख़त्म करना है, मैं क्यों भूलता हूँ बार बार। चलो फिर से सुनो बच्चों, डेल्टा टी डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए हीट लगी क्यू, तो 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी हीट लगेगी? क्यू अपॉन डेल्टा टी, यूनिटरी मेथड है। अच्छा, आइए अगर ये समझ में आता है तो हीट कैपेसिटी समझ ले क्या है। अब बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन में, कहता है द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफ़र। ये डेफिनेशन है, हालांकि अच्छी डेफिनेशन नहीं, देख लेंगे उसके आगे। आपको दैट करके बता रहा है, कह रहा है जैसे जैसे तुम सिस्टम को हीट दोगे ना वैसे वैसे उसका टेम्परेचर चेंज होगा। ये आपको कॉमन सेंस दे रहा है कि भैया जितना क्यू दोगे उतना डेल्टा टी बढ़ेगा।
अच्छा, अगर कोई चीज़ प्रोपोर्शनल है और हमें समझ में भी आता है कि जितना हीट दोगे उतना डेल्टा टी, उतना ज़्यादा डेल्टा टी होगा, उतना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होगा, है ना। तो और करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। क्यों सर? क्योंकि बेटा ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को तो सर कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ बेटा, पर जिसने डेफिनेशन बनाई वो अपना रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो एनसीईआरटी ने किया, आपको पता होना चाहिए, उसने रिप्रेजेंटेशन किया सी। और इस सी को क्या कह दिया? कहता है द कोफिशिएंट सी इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। और आज से इस कोफिशिएंट को हम कहने लगे, इस कांस्टेंट को हम कहने लगे हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। और ये हर सिस्टम के लिए अलग होगा, पर उस सिस्टम के लिए फिक्स होगा, है ना। तो आइए इंग्लिश बोल दें हम सी की, नीचे लिखी हुई है। अच्छा नहीं, अभी इंग्लिश नहीं लिखी, पहले कुछ और जानकारी कह रहा है। जानकारी क्या है? कहता है व्हेन सी इज़ लार्ज, अगर सी का वैल्यू भले कांस्टेंट है, पर किसी सिस्टम, मान लो कोई दो सिस्टम है, एक सिस्टम है A1, एक सिस्टम है 2, दोनों सिस्टम का मैं आपको हीट कैपेसिटी दे रहा हूँ। इसका मान लो है C1, इसका मान लो है C2, ठीक है। अगर किसी सिस्टम का C बड़ा है, लेट से इसका C का वैल्यू है, मान लो एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ 50 रुपये, और इसका C का वैल्यू है 100 रुपये। तो कहता है अगर C किसी का बड़ा होता है ना, इससे अर्थ ये है कि अ गिवन अमाउंट ऑफ हीट रिजल्ट इन ओनली अ स्मॉल टेम्परेचर राइज। मतलब इसका C2 100 रुपये है, मतलब इसके 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में जो हीट लगेगी वो कितनी लगेगी? 100 रुपये। और इसका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में हीट कितनी लगेगी? 50 रुपये। तो कहता है अगर किसी का C बड़ा है तो गिवन अमाउंट ऑफ हीट रिजल्ट इन ओनली स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब अगर मान लो तुमको 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है तो यहाँ लगेगा तुमको 100 जूल, और यहाँ 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है तो लगेगा 50 जूल। अब मान लो मैं 10 जूल दे रहा हूँ कुल, तो 10 जूल में कौन से सिस्टम का टेम्परेचर राइज ज़्यादा होगा? 1 का कि 2 का? 1 का। तो कहता है जिसका इसका टेम्परेचर राइज ज़्यादा होगा और इसका टेम्परेचर राइज कम होगा। तो वही कह रहा है कि अगर किसी का C का वैल्यू बड़ा है तो उसको गिवन अमाउंट ऑफ हीट दे के टेम्परेचर राइज उसके केस में कम होगा। हेलो, क्योंकि उसका पेट बड़ा है। हाँ बेटा, इसको एक बार फिर से समझ लो, फिर से समझ लो। मान लो तुम्हारे पास दो सिस्टम है, मान लो सिस्टम 1 है, सिस्टम 2 है। सिस्टम 1 की हीट कैपेसिटी है मान लो 100 रुपये, और सिस्टम 2 की हीट कैपेसिटी मान लो 50 रुपये। हीट कैपेसिटी का मतलब फिर से याद करते हैं, किसी भी सिस्टम का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में जितनी हीट लगती है उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। मतलब अगर आपको सिस्टम 1 का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है तो आपको कितना जूल एनर्जी देनी पड़ेगी? 100 रुपये की। और इसका अगर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है 2 वाले का, तो कितना हीट देनी पड़ेगी? 50 रुपये। हेलो, अच्छा। अब मान लो तुमने रुपए फिक्स कर दिया, रुपए कितना फिक्स कर दिया? 10 रुपये। तुम 10 ही जूल एनर्जी दे रहे हो। अब तुम बताओ 10 जूल एनर्जी किसको दोगे कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री का चलो नहीं होगा किसी का, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर राइज किसका होगा? लेफ्ट वाले का कि राइट वाले का? लेफ्ट वाले का। क्यों? क्योंकि उसका पेट भर जाता है, ऐसा मान लो पेट भर जाता है 50 रुपये में, तो 10 रुपये में कम से कम 1/5 पेट भरा। इसका पेट भरता 100 रुपये में, तो 1/10 में तो इसका कम पेट भरेगा ना, मतलब इसका टेम्परेचर राइज कम होगा। तो वही कह रहा है जिसका हीट कैपेसिटी ज़्यादा है उसके केस में फिक्स अमाउंट ऑफ हीट देने पे टेम्परेचर राइज कम होगा। ठीक है, किसी को तकलीफ? आगे बढ़ो बच्चों, नेक्स्ट। अच्छा, अब इसको वो फॉर्मूले में भी लिख दे रहा है, कहता है व्हेन सी, अच्छा नहीं और करके, कि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। आप लोग डेल्टा टी बच्चों कैपिटल लिखना, छोटा टी नहीं लिखा जाता टेम्परेचर के लिए। तो C क्या हो गया बच्चों? Q अपॉन डेल्टा टी। ये मैंने आपको थ्योरी अभी समझा भी दिया। अच्छा, कई लोग और करके लिखते हैं C इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। बच्चों ये डी हमेशा टी हमेशा बड़ा लिखना। अच्छा, ये क्यों डी क्यू अपॉन डी टी क्यों करते हैं बच्चों? देखो, कायदे से हमने हीट दी क्यू और टेम्परेचर राइज हुआ डेल्टा टी। जब हम हीट क्यू दे रहे होंगे, अगर हम छोटा छोटा धीरे धीरे करके हीट दें तो छोटी हीट को क्या बोलते हैं? यूजुअली अपन डिफरेंशियल क्यू, डी क्यू। और छोटी हीट देने से छोटा टेम्परेचर चेंज होगा तो उसको कहते हैं डी टी। तो आप एक मान लो मैंने क्यू हीट दी, हेलो, तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपन, क्योंकि छोटा पैकेट लेने से हमेशा फ़ायदा ही हो जाता है ना कि उसको जोड़ना आसान होता है। अच्छा, तो पहले आपने कितनी हीट दी थी? 0। फिर आपने कितनी हीट दे दी? Q। पहले टेम्परेचर कितना था? T1। फिर टेम्परेचर क्या हो गया? T2। देखो फॉर्मूला ऊपर वाले में पहुंच जाओगे।
व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ऊपर क्या हो जाएगा डी क्यू का क्यू हो जाएगा, क्यू माइनस जीरो, और नीचे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी, अपर लिमिट माइनस वन माइनस टी टू माइनस टी वन यानी कि डेल्टा टी। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो हीट कैपेसिटी आप छोटा पैकेट में भी देख सकते हो, बड़े पैकेट में भी देख सकते हो, इसलिए सी इसने दो तरीके से लिख दिया है ना। तो ये होगी बच्चों हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। और बल्कि आप लोग जब लिखना ना बच्चों तो ये वाली बात नहीं लिखना, आप लोग केवल उसको ही लिखना ऊपर वाले को, पर्याप्त है। मैंने आपको समझा जरूर दिया पर पंचायत करने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ें। आइए डेफिनेशन देख लें। डेफिनेशन कहता है हीट कैपेसिटी की, हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, किस लिए, टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, इट्स मतलब सिस्टम का। हमने देख भी लिया सर, पूरी बात जान ली, अब लास्ट में इंग्लिश लिखने तो लास्ट में इंग्लिश इसलिए लिखी है, पूरी बात समझ में आ गई होगी, तकलीफ हो तो पूछ लो। नहीं, हीट कैपेसिटी में कुछ और वर्जन है बच्चों हीट कैपेसिटी की, है हीट कैपेसिटी वर्जन्स, मैथमेटिकल कुछ फॉर्मुलेशंस और हैं। तो एक होती है बच्चों मोलर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हम जनरली केमिस्ट्री में सी से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर हीट कैपेसिटी को सी एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या होती है बच्चों, मान लो जो डब्बा था, देखो यहाँ डब्बा बनाया भी है मैंने, पहले मैंने कहा था डब्बा किसी ए सब्सटेंस का है, अब मैं ना ए सब्सटेंस का अमाउंट फिक्स कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उस डब्बे के अंदर सब्सटेंस के कितने मोल्स हैं, स्मॉल एन, वो डब स्मॉल एन है ना, और उसका टेम्परेचर क्या है T1। आपने उसको देखो फिर एरो बना के रहा ना, उसने आपको क्यू हीट अगर आपने दी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा T2। अच्छा, तो सर मोलर हीट कैपेसिटी का क्या फ़र्क हो जाएगा। देखो बच्चों, आपको आपने कितना टेम्परेचर राइज किया, देखो वही फिर से वैसी बात, यूनिटरी मेथड भी दिखा रहा हूँ यहाँ में, कि अगर क्यू हीट दी तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ गया, T2 से T1 गया, तो कितना टेम्परेचर बढ़ा, T2 माइनस T1, यानी कि क्यू हीट दे के कितना टेम्परेचर राइज हुआ, डेल्टा टी। तो 1 डिग्री टेम्परेचर अगर सर क्यू जूल दिया आपने और डेल्टा टी डिग्री टेम्परेचर चेंज हुआ, तो 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, वही लिखा भी हुआ इस टेम्परेचर से कि फॉर 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज कॉमा कितनी हीट रिक्वायर्ड है, क्यू अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, तो आपने 1 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे पूरे डब्बे का किया, पूरे डब्बे में मोल्स कितने थे बच्चों, एन मोल्स थे, तो अब मैं मोल्स को भी यूज़ करूँगा। मतलब मैं अब ये कहूँगा आगे से, इतनी बात तो अपन पहले भी कर चुके थे, आगे से अब मैं ये कहूँगा, मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एन मोल्स हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री कितना है, नहीं ऐसे बताना पड़ेगा आपको, फॉर एन मोल्स हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, ये कितना है बच्चों, Q अपॉन डेल्टा टी। ये बच्चे ने गलत लिखा हुआ है, ये जो लग रहा था ये पूरे पूरे डब्बे का टेम्परेचर राइज कर रहा था ना 1 डिग्री में। अब बस मैं प्रिसाइज ये हो रहा हूँ कि डब्बे में मोल्स कितने हैं, तो डब्बे में n मोल्स हैं, तो n मोल्स का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट लगी, इतनी ना लगी। हेलो, हाँ, तो इतनी बात आपको लिखनी है, ये बच्चे ने यहाँ गलत लिखा हुआ है ना, तो आपको ये पूरी इंग्लिश लिख के ये नहीं लिखना, ये पूरी इंग्लिश लिख के आपको यही बात लिखनी है कि Q अपॉन डेल्टा टी जो है वो पूरे डब्बे का टेम्परेचर हमने 1 डिग्री राइज किया। अब हम ये प्रिसाइज हो रहे हैं, बट डब्बे में मोल्स कितने थे, n, तो n मोल्स का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए तुमको कितनी हीट लगी, Q अपॉन डेल्टा टी। तो अगर n मोल्स का इतनी लगी तो 1 मोल का कितना लगेगा। अब वही आपको नेक्स्ट लाइन से लिखना है, जो इस बच्चे ने लिखा नहीं है मैं आपके लिए लिख देता हूँ, आपको नेक्स्ट लाइन से लिखना चाहिए, ये जो मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग देख के करना, लिखना नेक्स्ट लाइन से, देयरफॉर टू रेज क्या द टेम्परेचर कितना बाय 1 डिग्री। मैं सेल्सियस या केल्विन क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि डेल्टा टी तो सब में बराबर होगा। टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री ऑफ 1 मोल ऑफ सिस्टम। भाई ये बताओ कि n मोल्स का करने के लिए कितना लग रहा था, Q अपॉन डेल्टा टी, तो n मोल्स का उतना लग रहा था, तो 1 मोल का कितना लगेगा, अपॉन में आ जाएगा बच्चों n,
मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन ये हो जाएगा, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सिस्टम बाय 1 डिग्री। बात समझ में आई? तो जब भी आपकी हीट कैपेसिटी नंबर ऑफ मोल से डिवाइड हो जाएगी तो यही हीट कैपेसिटी क्या कहलाने लगेगी? मोलर हीट कैपेसिटी। आइए ऊपर देख लें। बच्चे ने केवल ये यहाँ इंग्लिश गलत लिखी हुई थी, जो मैंने आपको लिखवा दी, आप रिकॉर्डिंग देखना। तो एक्चुअली बच्चों ये जो उसने लिखा हुआ है ना, ये मोलर हीट कैपेसिटी है। देखो उसने नीचे रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। मोलर हीट कैपेसिटी अगर CM है तो CM बराबर हो गया Q अपॉन N डेल्टा T के। और हमने अभी अभी पढ़ा है Q अपॉन डेल्टा T को हम सिंपल हीट कैपेसिटी कहते थे, तो अपॉन N कर दोगे तो मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगी। कोई तकलीफ बच्चों? नेक्स्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्क। नहीं बेटा, ये आपको आपके नोट्स में करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस बेटा एक्चुअली हम केवल और केवल फिलहाल NCERT के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करेंगे। हेलो हेलो, NCERT के जो भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, अगर हम वो कर लेते हैं तो हमारे लिए काम मोर देन सफिशिएंट है। सर सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के बाद क्या करना है? सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के बाद बच्चों आपको NCERT की एक्सरसाइज करनी है। NCERT की एक्सरसाइज के बाद क्या करना है सर? NCERT की एक्सरसाइज के बाद बच्चों आप जो भी पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो, यानी कि आपका JEE हो या नीट हो, अगर टाइम बचे तो करना फिलहाल अभी, वरना हम सिलेबस का पेस आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, लेकिन इतना काम ज़रूर करना है। क्या? सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स सबको, जो बोर्ड के लिए भी पढ़ रहे हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करना ही है आपको। हाँ, NCERT एक्सरसाइज अगर आप JEE या नीट के लिए इंटरेस्टेड हो तभी करो, वरना एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन जो क्लास नोट्स में है बेटा, ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आपको नहीं करने। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपको मैं सारे होमवर्क दे रहा हूँ, जो किसके? NCERT के। ये सब आपको नहीं करना है। ये बच्चों मैं शीट दिया करता था, ये उसने पूरी शीट क्लास नोट्स में की हुई है। तो ये एक्चुअली बच्चों बिल्कुल JEE वाली बात है, ये आपको बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बच्चों, देखो लिखा भी तो है कंटिन्यूएशन, वो उसने क्वेश्चंस कर दिए हैं क्लास नोट्स में। देखो कंटिन्यूएशन दिख रहा है। हेलो, बाकी लोगों हेलो। यस सर। चलो बेटा, आगे की स्टोरी हमारी यहाँ से चालू है। कहाँ से? देख लो, हमने हीट कैपेसिटी के स्टार मार्क में कैपिटल A लिखा था हीट कैपेसिटी, कैपिटल B था मोलर हीट कैपेसिटी। अब कैपिटल C में आ रहे हैं, और कैपिटल C क्या है बच्चों? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या है? अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? यहाँ पे भी हम बच्चों थोड़ा सा प्रिसाइज हो रहे हैं। किस पे प्रिसाइज हो रहे हैं? देखो, हमको पता है सिस्टम का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट लगती है? सिस्टम का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट लगती है? Q/Δt। अब वो सिस्टम के अंदर कुछ भी डिफाइन कर लो भाई, अगर मान लो n मोल्स थे तो n मोल्स के लिए इतनी लग रही है। अब मैं कह रहा हूँ सिस्टम के अंदर, मेरे को मोल से मतलब नहीं, मान लो उस मोल्स का वजन m ग्राम है,
तो बच्चों खुद बताओ, m ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट लगेगी? इतनी ही लगेगी, क्योंकि सिस्टम के अंदर यही तो है। तो अगर m ग्राम के लिए इतनी हीट लगेगी तो 1 ग्राम के लिए कितनी लगेगी? अरे सर m से डिवाइड कर दो। तो मतलब जो सर आप पहले मोल से डिवाइड करते तो मोलर हीट कैपेसिटी आ जाती, अगर वजन से डिवाइड कर दोगे ग्राम में तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। मतलब ये चीज़ कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कोई तकलीफ? नाम का फ़र्क है, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं। कहता है स्पेसिफिक हीट ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास, मतलब 1 यूनिट मतलब 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ना हम लोग स्मॉल सी से लिखते हैं। स्मॉल सी है ये, थोड़ा सा आप अच्छे से बना दीजिएगा। तो स्मॉल सी क्या हो जाएगा बच्चों? कैपिटल सी अपॉन एम, यानी कि क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर केल्विन पर ग्राम। तो वही वेयर कह रहा है, वेयर इज द मास ऑफ सब्सटेंस, वेयर क्या, एम इज द मास ऑफ सब्सटेंस से डिफाइन कर दिया उसने। कोई तकलीफ? ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी भी सर हीट कैपेसिटी का प्रकार खत्म नहीं हुआ है, अगले में आते हैं कैपिटल डी। अब कैपिटल डी क्या है देखते हैं। ये भी हीट कैपेसिटी का एक प्रकार है। बोल रहे हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब याद रखिएगा बच्चों, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं बड़े सी और सबस्क्रिप्ट में वी लिख देते हैं, और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को बड़े सी और सबस्क्रिप्ट में पी लिख देते हैं। अब सी पी सी वी क्या होता है, आइए इंग्लिश पढ़ें। पॉइंट नंबर 1 है, CV में कह रहा है इज द अमाउंट ऑफ हीट चेंज ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम विथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। मतलब सेम है बेटा, ये आपको एक सिस्टम लेना है, उस सिस्टम का आपको 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है, बस जो भी हीट लगेगी 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए वो हीट कैपेसिटी कहलाती है। तो हमको पता है, बस आप 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करो और हीट दो। बस जब आप हीट दो ना, तो आपको सिस्टम का क्या फिक्स रखना है? अगर वॉल्यूम फिक्स रखते हुए आपने सिस्टम को हीट दी जिससे उसका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ, उस स्थिति में जितनी हीट दोगे 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए वो उसकी हीट कैपेसिटी तो कहलाएगी। लेकिन क्योंकि आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए हीट दी है, तो वो हीट कैपेसिटी को हम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि CV भी बोलने लगेंगे। सेम प्रोसेस CP क्या होता है? आप सिस्टम को हीट दो, अमाउंट ऑफ हीट चेंज ऑफ सिस्टम, बस क्या करते हुए हीट देनी है? प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए। और कब तक देनी है? जब तक 1 डिग्री टेम्परेचर राइज ना हो जाए। तो है तो सर ये भी हीट कैपेसिटी ही, बस आप कंडीशन नहीं लगा रहे हो, आपको हीट देनी है 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो CV कह देंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर तो CP कह देंगे। अब सर CP CV कैसे क्या उखाड़ लिया हमने, आइए देखें। इसी में लिखेंगे पॉइंट क्रमांक 2, जो हमको एक रिलेशनशिप देगा CP और CV के बीच में। कैसे देगा आइए देखते हैं। हमको पता है, क्या पता है? हम जानते हैं CV क्या होता है, सिस्टम को हीट दो ताकि उसका टेम्परेचर राइज 1 डिग्री का हो, तो मतलब Q अपॉन डेल्टा T। लेकिन सर ये V क्यों लगा दिया है? क्योंकि आपको हीट कैसे देनी है? वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए, इसलिए मैंने यहाँ QV लिख दिया। अच्छा, शायद हमको अपने पिछले क्लास से पता होगा, अगर आप सिस्टम को हीट देते हो वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए, तो वो किसके बराबर होती है? याद है पिछली क्लास? डेल्टा यूज के। और अभी याद करके मुझे बताओ, अगर आप सिस्टम को हीट देते हो एट कांस्टेंट प्रेशर में, तो वो किस थर्मोडायनेमिक पैरामीटर के बराबर है? याद है लास्ट क्लास से? ये सबको बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो बस बच्चों आइए देखते हैं। तो ये एक्चुअली हो गया QV अपॉन डेल्टा T, और यहाँ से अगर आप QV निकालोगे तो QV किसके बराबर हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो साइड से में लिखा हुआ है, QV क्या हो जाएगा? CV डेल्टा T। तो यहाँ से अगर आपको CV भी लगाना है तो QV की जगह डेल्टा U कर दो, तो डेल्टा U अपॉन डेल्टा T। तो बस इतनी बातें बार बार उसने लिखा हुआ है, अपने कोई पंचायत बार बार करने की जरूरत नहीं। बात समझ में आती है? और करके ये भी लिख देना। CV समझ में आता है कैसे लिखा? हेलो, ठीक है, आगे बढ़ाओ। अब CV जानने के बाद सर CP भी बता दो, तो CP भी शायद पता ही है। आप सिस्टम को हीट देना है पर कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए, टेम्परेचर 1 डिग्री टेम्परेचराइज करने के लिए, तो Q को हम क्या लिख देंगे? QP, और QP हमको पता है डेल्टा H के बराबर होता है, तो डेल्टा H लिख दिया। तो और करके मैंने कह दिया कि डेल्टा H किसके बराबर आ गया? डेल्टा H बराबर आ गया CP डेल्टा T के। तो ये किसके बराबर है? QP के बराबर, तो QP इज टू डेल्टा H इज टू CP डेल्टा T। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत?
अच्छा, बाय डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज क्या आप लोग ये जानते हो? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, जानते हो? अच्छा, अगर हमारे पास फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, अगर मेरे पास केवल आइडियल गैस 1 मोल है तो उसके लिए पीवी किसके बराबर होगा? आरटी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एन का वैल्यू तो 1 हो जाएगा सर, अगर मोल्स ऑफ गैस एक है तो डेल्टा पीवी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? डेल्टा आरटी के। अच्छा, ये कोई रिएक्शन नहीं हो रहा बच्चों, यहाँ पे मैं आइडियल गैस के लिए काम कर रहा हूँ, याद रखिएगा। यहाँ मैं कोई रिएक्शन के लिए काम नहीं कर रहा, यहाँ मैं एक आइडियल गैस के लिए काम कर रहा हूँ। कैसे पता? अरे मैंने यहाँ लेट किया है ना, तब ना मैं आगे बढ़ा। हेलो, कर दूँ? हाँ। अब तक हमने देख लिया है कि सी वी क्या होता है? हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ताकि उसका टेम्परेचर डेल्टा टी राइज हो पाए। और हमको पता है कि क्यू वी किसके बराबर होता है? डेल्टा यू के। तो एक फॉर्मूला हमको मिल गया कि क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। और इसी के पैरेलली हमको क्या पता चल गया? हमको पता है सी पी इज इक्वल टू हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन डेल्टा टी। और क्यू पी किसके बराबर होता है? डेल्टा एच के बराबर होता है। तो हमको एक और फॉर्मूला ये गया मिल गया कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, जो कि डेल्टा एच के बराबर होता है। आज से वो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सी पी डेल्टा टी के बराबर होगा। यहाँ तक तकलीफ किसी को? फिर अब मैं बच्चों याद रखना, अब ये जो सी पी और सी वी का रिलेशनशिप लगा रहा हूँ मैं, ये मैं अब कंडीशन लगा के कर रहा हूँ। क्या कंडीशन लगा रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ अब डब्बे में कोई रिएक्शन मिक्सचर नहीं है, अब डब्बे में कौन है? एक आइडियल गैस, वो भी कैसी? 1 मोल आइडियल गैस। उससे क्या हुआ? 1 मोल आइडियल गैस है तो उसके लिए पी वी आर टी के बराबर होगा। तो डेल्टा पी वी बराबर हो जाएगा डेल्टा आर टी के। और हमें पता है डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, तो डेल्टा पी वी की जगह आ जाएगा डेल्टा आर टी। हेलो? अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखा है, मैंने इस आइडियल गैस लिया है जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, उसके मोल्स फिक्स हैं। हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट की बात मैंने नहीं की है। तो मतलब टेम्परेचर चेंज हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो अच्छा, लेकिन हमने ये जाना है कि डेल्टा एच किसके बराबर होता है? सी पी डेल्टा टी के। डेल्टा यू किसके बराबर होता है? सी वी डेल्टा टी के। और डेल्टा आर टी में आर तो कांस्टेंट है तो आर बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा प्लस आर डेल्टा टी। हेलो? तो बच्चों आप यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी कट जाएगा, तो सी पी आ जाएगा, सी पी विल बी इक्वल टू सी वी प्लस आर। लेकिन सी पी विल बी इक्वल टू सी वी प्लस आर फॉर वॉट? सबके लिए? सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए? नहीं सर, इट इज ओनली फॉर, नहीं समझ में आता। तो ये बच्चों आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, ये मेयर्स इक्वेशन कहलाती है। और ये सी पी माइनस सी वी इजक्वल टू आर कितने आइडियल गैस के लिए तो है, लिखा भी हुआ है फॉर आइडियल गैस, पर कितनी आइडियल गैस के लिए? आपने बच्चों देख लो, ऊपर एन को 1 माना था। हेलो? अगर नहीं मानते तो अरे यार, तो पी वी बराबर हो जाता एन आर टी के, एन आर टी के हो जाता तो एन आर बचता। तो वही लिखा भी हुआ है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू एन आर। ये देखो जनरल भी लिखा हुआ है, आपने ऊपर एन 1 माना है, 1 मोल के लिए है ये। जनरल मोल्स के लिए सी पी माइनस सी वी एन आर के बराबर है। कोई तकलीफ? आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट। सर हीट कैपेसिटी अभी भी ख़त्म हुआ? नहीं बेटा, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। थ्योरेटिकल बातें बहुत सारी हैं इसमें, कुछ फॉर्मूले भी आपने जानते जा रहे हो, बीच के सारे फालतू के क्वेश्चंस मैंने ज़रूर छुड़वा दिए, क्योंकि मैं आज का आज ही आपको होमवर्क दूंगा, लेकिन वो होमवर्क हमारा एनसीईआरटी का होगा, है ना। और वैसे दूंगा क्या, आप लोग खुद एनसीईआरटी खोलिए, और जहाँ तक मैंने थ्योरी पढ़ा दी है उस, आपने थ्योरी तो पढ़ी ली है, तो आपको इतना तो आंखों से दिखता होगा ना ये टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल होंगे वो करते चलो। ठीक है? हेलो बच्चों? ठीक है, समय बचता है तो एक्सरसाइज भी कर लो, और समय बचता है तो आर्काइव्स भी कर लो, पर मेरा सजेशन रहेगा कि इतना ही काम करो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। कौन है भैया? रेडमी? बच्चों तुम लोग किसी को वो करते हो यार, क्योंकि हमारे ग्रुप में तो बहुत लिमिटेड लोग हैं। रुक जाइए, पहले मैं अटेंडेंस कर लूँ यार, मेरे तो भाई फालतू एकदम बात है। कोई तकलीफ
सिस्टम के साथ हीट का लेन देन और डेल्टा यू। कहता है वी कैन मेजर से किसी भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस पे जो भी एनर्जी चेंज हो रहा है उसको आप एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से निकाल सकते हैं जिसे कहते हैं कैलोरीमेट्री। फुल स्टॉप। आगे कह रहा है इन कैलोरीमेट्री द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अ वेजल कॉल्ड कैलोरीमीटर। जिस डब्बे में ये जिस अपैरेटस में हम ये प्रक्रिया करते हैं उसे कैलोरीमीटर कहते हैं। विच इज इमर्स्ड इन नोन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। जिस एक कैप्सूल होता है बच्चों, उस कैप्सूल को हम एक 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 लिक्विड में डालते हैं और उस लिक्विड में कितना लिक्विड पड़ा होता है उसकी वॉल्यूम हमको पता होती है। ठीक है, आइए पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ। NCERT दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा फीलिंग आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो अन्यथा फीलिंग नहीं आएगी। एक सेकंड। ये कहलाता है कैलोरीमीटर। अब इसमें एक्चुअली हम करते क्या है ये थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा। देखो हमको क्या, हम ये इसको कहते हैं कैलोरीमीटर। अभी कैलोरीमीटर डिवाइस करता क्या है देखिए, जैसे मैंने एक नॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर डाल दिया, एक पानी है बाहर, ये बाहर पानी में हमने ये डिप कर दिया थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर क्या करेगा, थर्मोमीटर पढ़ेगा कि टेम्परेचर T1 से पहुंच गया T2। इससे ऑब्जर्व करके आप डेल्टा T आपको दिख जाएगा, है ना। अच्छा, हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे ये जो बॉम्ब लिखा हुआ है ना, ये बॉम्ब इस कैप्सूल को कह रहा है। ये कैप्सूल के अंदर एक ऑर्गेनिक एक कोई भी केमिकल रिएक्शन करा रहा है। केमिकल रिएक्शन में कैसे करा रहा है, जैसे फॉर इंस्टेंस मान लो मुझे जो भी रिएक्शन कराना है A+B, या मुझे मान लो कंबशन कराना है ना। तो मैंने मान लो इथेन लिया C2H6, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया, तो हमको पता है कंबशन होगा। अच्छा, कंबशन हुआ तो हमको पता है कि मैंने मान लो ईथेन डाली है 2 मोल, तो 2 मोल ईथेन का कंबशन होके जितनी हीट रिलीज हुई, जो भी हीट रिलीज हुई वो हीट से क्या होगा, जितनी भी हीट रिलीज होगी वो हीट बाहर आएगी। बाहर मतलब अरे यार इस बॉम्ब के बाहर, बॉम्ब मतलब डब्बा। अच्छा, वो हीट से क्या होगा, वो हीट से टेम्परेचर राइज होगा, किसका, पानी का। हेलो, तो जितनी हीट, आप ये टेम्परेचर कितना राइज हुआ ये ऑब्जर्व कर सकते हो, और जितनी हीट आई उससे वो कितनी हीट आई आपको कैसे पता चल सकता है, क्योंकि मान लो आप कंबशन करा रहे हो तो आपको पता है ना आपने कितना फ्यूल डाला था यहाँ पे कंबशन के लिए, तो जितने फ्यूल का कंबशन किया होगा प्रोपोर्शनली उतनी हीट आई होगी। हेलो, हेलो। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, ऐसे आप निकाल सकते हो क्यू कि कितना क्यू एक्सचेंज हुआ, और यहाँ से आप पढ़ सकते हो टेम्परेचर राइज कितना हुआ। इस पूरे के पूरे डिवाइस में अगर आप गौर करो बच्चों, तो इसको मैं बॉम्ब पता है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी हीट एक्सचेंज होगा ना, वो हीट एक्सचेंज एक ऐसे कंटेनर के द्वारा किया जाएगा जिस कंटेनर के वॉल्स फिक्स्ड हैं। तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज कैसे होगी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हेलो, और ऐसे कैलोरीमीटर को कहते हैं हम बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो मतलब बॉम्ब कैलोरीमीटर अल्टीमेटली करता क्या है, बॉम्ब कैलोरीमीटर अल्टीमेटली हमको निकाल के देता है डेल्टा यू। हेलो, हेलो। हाँ, इसको एक्सपेरिमेंटली एग्जैक्ट प्रक्रिया क्या होती है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोटा मोटा कैलोरीमीटर आपको समझ में आता है, और बॉम्ब कैलोरीमीटर QV यानी कि डेल्टा यू डिटरमाइन करता है। अच्छा, तो सर दूसरा कैलोरीमीटर क्या होता है, देखो इसको लिखा भी NCERT ने डेल्टा यू मेजरमेंट्स के अंतर्गत, है ना। आगे देखते हैं। सर दूसरा कैलोरीमीटर क्या होता है, देखो बच्चों उसका नाम नहीं होता है कुछ, जैसे डेल्टा यू बॉम्ब कैलोरीमीटर नाम दिया हुआ है, दूसरे कैलोरीमीटर को नाम नहीं दिया, बस हम आपको ये बताता हूँ प्रक्रिया हम सेम करा रहे हैं, बस इसका वॉल का कुछ कंस्ट्रक्शन फीचर ऐसा है कि यहाँ पे जब भी हीट एक्सचेंज होगी टेम्परेचर, ये थर्मोमीटर में आप कितना राइज हुआ पढ़ लोगे,
लेकिन यहाँ पे जो भी हीट एक्सचेंज होती है ये होती है कांस्टेंट प्रेशर के अंतर्गत। हेलो, और इस कैलोरीमीटर में जब प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए हीट एक्सचेंज किया जाता है, इससे क्या कैलकुलेट होता है, इससे कैलकुलेट होता है डेल्टा एच। और ऐसे डिवाइसेस जो कि डेल्टा एच और डेल्टा यू को कैलकुलेट करने में मदद करते हैं उन्हें कहते हैं हम कैलोरीमीटर, और इस प्रक्रिया को कहते हैं कैलोरीमेट्री। हेलो, आपको मैं होमवर्क, क्योंकि एनसीईआरटी खुली है तो मैं होमवर्क भी दे दे रहा हूँ बच्चों। यहाँ से आपका होमवर्क होगा, अभी आज मैं एंथैल्पी भी डिफाइन कर दूंगा पूरी, तो आज से मैं लगभग जहाँ तक काम कर लेंगे वहाँ तक आपको बता भी दे रहा हूँ। हेस लॉ भी आपका आज हो जाएगा, ये भी आपका आज हो जाएगा। बस बच्चों यहाँ तक। एंट्रोपी नहीं चालू करूँगा मैं आज, एंट्रोपी के पहले पहले, मतलब बच्चों यहाँ तक पेज नंबर 175 के पहले जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो आपको कर रहे हैं। हेलो हेलो, चलो। कैलोरीमीटर में थ्योरेटिकली आपको वो नहीं लिखना, फोटो तो नहीं बनानी, मैं बस वो आपको फ़ोटो दिखाने के लिए समय नहीं लगाया हूँ। आपको लिखना ही ऐसे चीज़ों को। क्या, अगर आप टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर करना चाहते हैं, आर मेड अंडर डिफरेंट कंडीशन। क्या कंडीशन थी, एक बार आप हीट एक्सचेंज कर रहे थे कांस्टेंट वॉल्यूम में, एक बार आप हीट एक्सचेंज कर रहे थे कांस्टेंट प्रेशर में। ऊपर वाले में क्यू वी निकला, नीचे वाले में क्यू पी निकला, मतलब ऊपर वाले में डेल्टा यू मेजर हुआ, नीचे वाले में डेल्टा एच मेजर हुआ। वही लिखा भी है पॉइंट क्रमांक 2 में डेल्टा यू मेजरमेंट के लिए। कहता है फॉर केमिकल रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज मेजर्ड बाय यूजिंग बॉम्ब कैलोरीमीटर। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एक्सचेंज मेजर कर रहे हैं तो बॉम्ब कैलोरीमीटर कहलाता है, और उस कैलोरीमीटर से डेल्टा यू निकल के आता है। फिर डेल्टा एच मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, कहता है मेजरमेंट ऑफ हीट एक्सचेंज या हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर जनरली अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जनरली हम ये जो काम कराते हैं प्रेशर कांस्टेंट तो रखते हैं, पर क्या प्रेशर रखते हैं, जो ईश्वर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसको इट इज़ ऑल्सो डन इन कैलोरीमीटर। पर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है बॉम्ब कैलोरीमीटर डेल्टा यू वाले में। जब सिंपली कैलोरीमीटर कह रहे हैं मतलब हम डेल्टा एच कैलकुलेट कर रहे हैं। कोई तकलीफ? आइए एक क्वेश्चन को भी देख लें। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही सॉल्व एग्जांपल है, इसलिए इसको बता रहा हूँ। आप ऑब्वियस सी बात है रिकॉर्डिंग देखते हुए जो अगर अपने क्लास नोट्स लिखेंगे तो आपको पता रहेगा आपको क्या लिखना है। ये एग्जांपल मैं ज़रूर करा रहा हूँ, थोड़ा सा एनसीईआरटी का एग्जांपल है, कॉमन सेंस देता है आपको। आइए कोशिश करें। कहता है देखो 1 ग्राम तुम्हारे पास ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट मतलब बच्चों कार्बन सॉलिड, भले मैंने ग्रेफाइट लिख दिया पर शायद आपको इतना पता होगा कि ग्रेफाइट मतलब कार्बन सॉलिड। कहता है 1 ग्राम ग्रेफाइट को मैंने आग लगाई। कहाँ आग लगाई? बॉम्ब कैलोरीमीटर में। मतलब हम ये उस बॉम्ब के अंदर, उस डब्बे के अंदर हम ग्रेफाइट रखे हों, कितना रखे हैं? 1 ग्राम। क्या कर रहा है उसका? कंबशन। ठीक है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मतलब पूरा पूरा कार्बन जल जाएगा। ये काम हम 298 केल्विन में करा रहे हैं, टेम्परेचर फिक्स्ड है, एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अच्छा बच्चों, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। हेलो हेलो, ठीक है। तो रिएक्शन है ग्रेफाइट का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, बनेगा CO2। अब आगे की कहानी क्या कह रही है? आगे की कहानी कह रही है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब ये रिएक्शन हुआ, टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन से 293 केल्विन बढ़ गया। ठीक है, कहता है इफ़ हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोमीटर इज गिवन, इतना किलोजूल पर केल्विन। अच्छा, आपकी कौन सी हीट कैपेसिटी दी हुई है आपको यूनिट से पता चलता है, स्पेसिफिक है, मोलर है कि सिंपली हीट कैपेसिटी है। तो अगर आपको दिख रहा होगा यूनिट से, ये तो सर Q/T का वो है, तो मतलब ये कौन सी हीट कैपेसिटी बच्चों? नॉर्मल हीट कैपेसिटी, ना मोलर ना स्पेसिफिक, क्योंकि ना पर मोल है ना पर ग्राम है ना। तो अपने को Q/Δt का वैल्यू दिया हुआ है कैलोरीमीटर का 20.7। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द अबव रिएक्शन एट 293 केल्विन। इस टेम्परेचर पे पूछ रहा है एंथैल्पी चेंज बताओ, और प्रेशर अभी भी 1 atm ही रख रहा है जो कि पहले था। हेलो अच्छा, तो बच्चों अब क्योंकि इसने प्रेशर सेम रखा है, हेलो, तो हमको ये बात याद रखनी पड़ेगी। अब आइए थोड़ा सा इसके लिए कहानी सोच लें। कहता है कि सपोज Q इज द अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। मतलब अगर हमने कंबशन किया है तो हमें पता है शायद 10वीं से कंबशन करते हैं तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अच्छा, तो उस एक्सोथर्मिक प्रोसेस से कितनी हीट रिलीज हो रही है आपको क्या लेट करने कह रहा है? मान लेते हैं Q हीट मिल रही है,
तो क्यू हीट उस रिएक्शन के होने से मिलेगी, तो जो बाहर पानी होगा वो पानी गर्म होगा, उसका टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर कितना राइज होगा तो सवाल ने दिया हुआ है। हीट कितनी रिलीज हुई हम मान ले रहे हैं क्यू। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है CV इज द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर। क्यों? क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर बोला है, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर सर मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। अच्छा, भले तुमने अलग से प्रेशर कांस्टेंट भी रखा है, कुछ प्रक्रिया करके किया होगा क्योंकि सवाल बता रहा है, पर क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर दिया है मतलब सर जो उस कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी होगी वो तो CV ही कहलाएगी। हेलो, अच्छा, तो कहता है कि CV इज द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर कॉमा देन क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द कैलोरीमीटर। कितनी हो जाएगी? हमको पता है जो हीट इन्वॉल्व होगी इट विल बी इक्वल टू QV। क्या होता था बच्चों? CV डेल्टा T, याद है? अच्छा, तो CV का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? 20.7। और डेल्टा T कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल टेम्परेचर है मान लो 299 और इनिशियल है 298। हेलो, वो ऊपर 293 नहीं लिखा, 299 लिखा है और इनिशियल टेम्परेचर 298 लिखा है। हेलो, तो मतलब कितना डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ? 1 डिग्री। हेलो, आपको जो दिक्कत हो रही होगी वो दिक्कत ये हो रही कि सर यहाँ ये तो ठीक है, ये क्यू के साथ आपने माइनस क्यों लगाया सर? इसलिए लगाया बच्चों क्योंकि आप साइन कन्वेंशन से जानते हो ऑलरेडी, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और वो कंबशन रिएक्शन है तो कंबशन रिएक्शन से तो सर हीट रिलीज हो रही होगी। हेलो, भले ये जो हीट एक्सचेंज हो रहा है ये कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा है इसलिए मैंने V लिखा है, और हीट है इसलिए QV लिखा है। QV की वैल्यू होती है CV डेल्टा T। CV का वैल्यू दिया हुआ है डेल्टा T से, मैंने इनटू कर दिया, लेकिन माइनस में मन से सोच के लगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि यह इस प्रोसेस में एनर्जी, कंबशन में एनर्जी रिलीज होती है। अरे रिलीज हो रही है तब ना टेम्परेचर राइज हो रहा है। हेलो, बाकी लोगों, ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तो Q हो गया हमारा -20.7 किलो जूल, और लिखा भी हुआ है नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक। अच्छा, तो 10 डेल्टा U फॉर कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट, मतलब ऊपर कितना ग्रेफाइट था आपको सवाल ने क्या कहा? टेम्परेचर राइज तो हो रहा है, सवाल आपको बता रहा है कितना टेम्परेचर राइज हो, वो भी सवाल बता रहा है। तो इससे हम ये समझ गए कि उस डब्बे के अंदर जितना भी मटेरियल था उस मटेरियल के कंबशन से कितनी हीट रिलीज हुई? Q, जो कि हमने निकाल लिया। और अब आपको सवाल ने भी बताया डब्बे के अंदर मटेरियल कितना था? कितना था? 1 ग्राम। अरे सवाल ने बताया ना कि 1 ग्राम कोयले को कंबशन किया है। देखो ये देखो कहाँ है, देखो ये सवाल बताया ना 1 ग्राम ग्रेफाइट का कंबशन किया है। अच्छा, तो हम अगर 1 ग्राम था तो हम आगे इंग्लिश पढ़ेंगे, हम आगे उसको बात को खींचेंगे। हम कहेंगे भैया मतलब डेल्टा U फॉर द कैलोरीमीटर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज इतना, मतलब 1 ग्राम ग्रेफाइट से कंबशन से जो भी डेल्टा U क्रिएट हुआ वो इतना क्रिएट हुआ। अच्छा, अब सवाल में आपको पूछा क्या है? अब सवाल में आपको पूछा है 1 ग्राम के लिए नहीं बच्चों, 1 मोल के लिए। कैसे पता सर? देखो सवाल पढ़ा देता हूँ। आपको पूछा गया है बच्चों, आपको जो भी चेंज निकालना है वो निकालना है फॉर, अच्छा 1 मोल लिखा नहीं है ना, व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर, मैं एक काम करता हूँ बच्चों आपके लिए सवाल संशोधित कर रहा हूँ मैं। आप यहाँ लिखेंगे व्हाट इज द मोलर एंथैल्पी चेंज। क्या लिखेंगे? मतलब आपको यही काम 1 मोल के लिए करना है। आपको जो भी कहानी दी हुई है वो 1 ग्राम के लिए दी हुई है। अब अगर आपको 1 मोल के लिए करना है तो मतलब सर कार्बन का 1 मोल मतलब 12 ग्राम। हेलो, हेलो, अच्छा, तो 1 मोल के लिए तो आपने निकाल लिया क्या? डेल्टा U। अगर 1 मोल के लिए इतनी हीट रिलीज हो रही है तो 2 मोल कितनी रिलीज करेगा? इतनी दुगनी। 3 कितनी? इसकी तिगनी। तो 1 मोल वही कह रहा है फॉर कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट इंटू 12। हेलो, मतलब बच्चों 1 मोल कंबशन होने के लिए जो डेल्टा U है वो आ गया इतना। लेकिन आपको सवाल में डेल्टा U पूछा है कि डेल्टा H पूछा है?
डेल्टा एच पूछा है। हेलो, आ जाओ दिखा भी देता हूं। ये देखो बेटा, आपको पूछा है व्हाट इज द मोलर एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच पूछा है। किस प्रक्रिया के लिए पूछा है? इस प्रक्रिया के लिए। तो डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी इसके लिए क्या होगा? 1, और ये 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 0, क्योंकि कार्बन ग्रेफाइट तो सॉलिड होता है। हेलो, तो क्योंकि डेल्टा एन जी 0 आ जाएगा, तो जो डेल्टा यू होगा वही ना डेल्टा एच होगा। हेलो, बात समझ में आई बच्चों? इस सवाल ने खूब घुमा घुमा के कान पकड़े, और ये सवाल बच्चों पता है कहाँ का है? एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है। आप इसको भी, इसलिए मैंने आपको करा भी दिया। देखो लिखा भी है आगे कि डेल्टा एन जी 0 है भैया, तो डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी के। डेल्टा एन जी 0 है तो डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होगा। बात समझ में आती है सबको? और बच्चों शायद इसीलिए आप ऑब्जर्व करना, शायद इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो भले तुमने बॉम्ब कैलोरीमीटर किया, मतलब हीट एक्सचेंज कांस्टेंट वॉल्यूम में करा रहे हो आप, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो तो जो प्रेशर, पहले प्रेशर था ना सिस्टम का, प्रेशर बाद में भी उतना ही रहा। और क्यों उतना ही रहा? प्रेशर चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी जो हीट एक्सचेंज हुई वो भी कांस्टेंट प्रेशर में, आपने करना नहीं चाहा, वो अपने आप हुआ। हेलो, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ऐसे प्रोसेस के लिए डेल्टा एन जी में फर्क ही नहीं पड़ा, तो इसके प्रोसेस के लिए डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर था। हेलो, बात समझ रहे हो सब लोग? अगर बच्चों अगर बच्चों किसी प्रोसेस में केवल सॉलिड या लिक्विड है, तो जितना उसकी इंटरनल एनर्जी होगी उसकी एंथैल्पी भी उतनी ही होगी। उसके पास और कोई एक्स्ट्रा काम करने की औकात नहीं होगी। एक्स्ट्रा काम होता है ना पीवी वर्क, वही ना जुड़ता है इंटरनल एनर्जी में, तो एंथैल्पी आती है। तो पीवी वर्क करने की कैपेसिटी सॉलिड लिक्विड के पास होती भी नहीं, और गैस के पास भी कब नहीं होती है? जब वो जितने मोल थे उतने ही मोल बनाता है ना, तो डेल्टा एन जी 0 हो जाता है। तो ऐसी प्रक्रियाओं में जितनी तुम्हारी इंटरनल एनर्जी उतनी तुम्हारी एंथैल्पी। आगे बढ़ो, अच्छी बात हो गई। यहाँ से बच्चों शुरुआत होती है थर्मोकेमिस्ट्री की। अब बेटा एक्चुअल सच्चाई है कि जो थर्मोडायनेमिक्स वाला हिस्सा था ना, ये फिजिक्स में ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि केमिस्ट्री में भी कुछ कुछ आपको सवाल मिलते हैं, लेकिन स्कूलों में जो मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक्स पूछी जाती है वो इसी एरिया से पूछी जाती है। कहाँ से? थर्मोकेमिस्ट्री के एरिया से। अब आइए थर्मोकेमिस्ट्री, हालांकि एनसीईआरटी में साथ में ही दिया हुआ है। अब आइए थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करें। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? आफ्टर नोट। चलो थर्मोकेमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। अब देखो बेटा, ये जो नोट है ना, ये आफ्टर नोट इसलिए इसने लिखा हुआ है बच्चे ने, क्योंकि नोट एक्चुअली जेई मेंस के लिए भी वैलिड नहीं है। ये बच्चों एडवांस की बातें हैं। एक बार फिर से मैं कह दे रहा हूँ, ये मेरे पिछले साल के बच्चों के क्लास के नोट्स हैं, और पिछले साल बच्चों टाइम बहुत था, तो मैंने नॉर्मल क्लास में ही सब कुछ पढ़ा दिया है ना। लेकिन ये अननेसेसरी काम करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, तो ये सब मैं हटा रहा हूँ बेटा। ये सब मैंने, ये आप फिजिक्स में करोगे हालांकि एडियाबेटिक प्रोसेस, तो ये सब यूजुअली मैं करा दा। हाँ वेरी गुड, चलो ज़्यादा नहीं हुआ, यहाँ से थर्मोकेमिस्ट्री चालू है। अब थोड़ा सा मैं थर्मोकेमिस्ट्री भी शुरू कर देता हूँ। पहले मुझे बता दीजिए इस मीटिंग आईडी में टाइम कितना बचा है बच्चों? तो मैं काम करता हूँ, भैया फिजिक्स वाले बच्चों आपकी अभी मैं, देखो बेटा अब थर्मोकेमिस्ट्री की थोड़ी सी जानकारी सुन लो। देखो बड़ा अच्छा, बड़ा आसान सा अब यहाँ से थर्मोडायनेमिक्स हो जाती है, और बहुत इंटरेस्टिंग भी। आइए कोशिश करें समझने का। देखो थर्मोकेमिस्ट्री में बच्चों हम एक्चुअली, केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट एक्सचेंज ऑब्जर्व करना। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप हीट एक्सचेंज ऑब्जर्व करते हो, तो सर वो तो डेल्टा एच का काम है। तो बच्चों वही एंथैल्पी चेंज की अलग अलग डेफिनेशन हमको पढ़नी है। आइए शुरू करें। कहता है एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच ऑफ अ रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन की बात है तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे मैंने डेल्टा एच बनाया हुआ है, और सबस्क्रिप्ट में छोटा सा बनाया हुआ है आर, देख लो। अच्छा, तो सर ये एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है? आइए देखें, यहाँ पे लिखा है बच्चों, कहता है कि डेफिनेशन कहता है केमिकल रिएक्शन कंसिडर करो। क्या है केमिकल रिएक्शन? की ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी मिलके बना रहा है सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी। ठीक है, आगे कहता है
कि द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन एंथैल्पी। मतलब किसी भी प्रोसेस में, कौन सा प्रोसेस, एक केमिकल चेंज में, किसी भी केमिकल चेंज में जो भी एंथैल्पी चेंज होगी उसे हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि एक रिएक्शन हो रहा है। अरे तो बहुत मजाक है सर। हाँ बेटा है। अच्छा, तो आगे इसमें नया क्या सीख रहे हैं सर? कुछ भी नहीं। इसमें फिलहाल आपको केवल फिर से जानकारी दी जा रही कि मैथमेटिकली डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होगा। सर किसी भी रिएक्शन का डेल्टा मतलब चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। सर ये भी है समेशन ऑफ एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एच ऑफ रिएक्टेंट। सर ए आई और बी आई क्या है? देखो बेटा, कभी भी कोई रिएक्शन होता है ना तो वो तो बैलेंस्ड रिएक्शन होता है, तो उसमें जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो भी इनटू करके आपको लिखने हैं। ए और ए आई और बी आई वही है, देख भी लो, लिखा भी है। यहाँ कह रहा है यहाँ पे ए आई और बी आई आर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट रिस्पेक्टिवली इन अ बैलेंस्ड रिएक्शन। क्योंकि कभी अभी आप एक रिएक्शन लिखते हो तो एक बैलेंस्ड रिएक्शन के लिए ही आप ये एंथैल्पी चेंज निकालते हो। कोई तकलीफ? बोलना पड़ेगा बच्चों। बड़ी आसान सी बातें थी, कहानी ही है बच्चों। आइए इस कहानी को ख़त्म करें और जानते हुए थोड़ी सी डिटेलिंग। नेक्स्ट आता है कैपिटल ए, मतलब हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस में ही अब अलग अलग प्रकार के एंथैल्पीज़ को समझना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला है कैपिटल ए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब स्टैंडर्ड क्या होता है सर? देख लो, कहता है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज एंथैल्पी चेंज। होता है एंथैल्पी चेंज ही है, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन में। ये क्या होती है? कहता है कि होता तो एंथैल्पी चेंज ही है फॉर अ रिएक्शन व्हेन ऑल पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। अब स्टैंडर्ड स्टेट का अर्थ होता है बच्चों मोस्ट स्टेबल स्टेट। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ ऑक्सीजन, तो बच्चों नेचर में ऑक्सीजन का मोस्ट स्टेबल स्टेट पता है क्या है? जो बनाने में आपको मेहनत ना करनी पड़े। आप मतलब मैन मेड थिंग, मैन मेड अपैरेटस को। जैसे ऑक्सीजन नेचर में O2 बच्चों ईश्वर ने खुद, नेचर ने खुद बनाई हुई है। मतलब नेचर में ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में रहना अच्छा लगता होगा। लो हेलो, अच्छा, तो हर एलिमेंट का वो स्टेट स्टैंडर्ड स्टेट होता है जिसमें वो नेचर में पाया जाता है। तो सर एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड स्टेट हमको याद रखने पड़ेंगे। हाँ बेटा, कुछ तो याद। कौन कौन से सर? अभी सामने आपको एग्जाम्पल्स में दिख जाएगा। अच्छा, तो कहने का अर्थ ये है कि किसी भी प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज को हम स्टैंडर्ड तब कह देते हैं जब सब पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज अपने स्टैंडर्ड स्टेट में हो। आइए थोड़ी सी और जानकारी हासिल करें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में। कहता है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ सब्सटेंस एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज स्पेसिफाइड टेम्परेचर इन इट्स प्योर फॉर्म एट 1 बार। मतलब कह रहा है कि इन जनरल जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है ना किसी भी सब्सटेंस की, वो स्टैंडर्ड स्टेट भी एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे डिफाइंड है। मतलब अगर तुम टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो वो स्टैंडर्ड स्थिति में नहीं बचेगा। तो सर मतलब हर सब्सटेंस का टेम्परेचर और प्रेशर भी पता होना चाहिए क्या? हाँ बेटा। तो सर कितना याद करना पड़ेगा? बहुत सारा, लेकिन सारा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ स्टैंडर्ड स्टेट्स आपको पता होने चाहिए। आइए कौन से देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको कह रहा है एग्जाम्पल में कुछ स्टैंडर्ड स्टेट आपको डिफाइन कर रहा है। पहला है द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ लिक्विड इथेनॉल। लिक्विड इथेनॉल मतलब लिक्विड स्टेट में C2H5OH। अगर आपके पास लिक्विड स्टेट में C2H5OH है तो उसे आप स्टैंडर्ड कब मानोगे? जब वो 298 केल्विन पे हो और 1 बार प्रेशर पे हो। वैसे ही स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सॉलिड आयरन, अगर लोहे की बात की जाए तो वो लोहा यानी कि Fe अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में कब कहा जाएगा? जब वो 500 केल्विन पे हो और 1 बार प्रेशर पे हो। अगर ना हो तो स्टेट स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। हेलो हेलो। तो सर वैसे मैं आपको सच्चाई बताऊं, सवाल हमेशा स्पेसिफाई कर देता है बेटा कि सामने वाला स्टैंडर्ड स्टेट में है कि नहीं है। कैसे, मैं बताऊंगा। उसके लिए आपको कुछ रटने करने की भी जरूरत नहीं है, हमेशा सवाल ही बता देता है। आगे देख लो और एक एग्जांपल देख लो। कहता है स्टैंडर्ड कंडीशन आर डिनोटेड बाय एडिंग सुपरस्क्रिप्ट नॉट। कहने का मतलब यही एक्चुअली सवाल बता देता है। सवाल बच्चों आपको पता है कैसे समझा देता है कि हमने स्टैंडर्ड स्टेट में लिया है कि नहीं लिया है? वो हमेशा डेल्टा H जब लिखता है ना ऑफ अ रिएक्शन तो ऊपर ऐसे नॉट लगा देता है।
तो आज से कभी भी डेल्टा एच के ऊपर ऐसा नॉट लगा हुआ दिखे आपको, इसका मतलब सारे के सारे ऑब्जर्वेशन किस स्थिति में की गए हैं, उस सब्सटेंस के स्टैंडर्ड स्थिति में। इसलिए आपको स्टैंडर्ड स्थिति अलग अलग रटी ना भी हो तो भी आपका मैथमेटिकली काम चल जाता है। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, नेक्स्ट बच्चों कैपिटल बी में आ रहा हूं मैं। कैपिटल बी है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब जो भी एंथैल्पी चेंज हैं ये सब रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस के ही प्रकार, लेकिन अब जो भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस मैं डिफाइन करूंगा वो मैं स्टैंडर्ड स्टेट में ही डिफाइन करूंगा, क्योंकि इन जनरल आपको सवाल ऐसे ही आते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो एंथैल्पी मैं डिफाइन कर रहा हूँ वो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन देखते हैं। इंग्लिश लिखा है इसमें पॉइंट नंबर 1 में, कहता है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन of 1 mole of compound from its elements in their most stable state of aggregation, ब्रैकेट में लिखा है also known as reference state, is called molar enthalpy of formation। आपको अब इंग्लिश समझ में नहीं आई है, आइए मैं इस इंग्लिश को समझा दूं। बेटा ये इंग्लिश कह रही है, देखो किसी भी कंपाउंड का एक मोल बनना, कितना बनना, कितना बनना, एक मोल। जैसे फिलहाल हम किसको बना रहे हैं, पानी को। पानी का हमने कितना मोल बनाया रिएक्शन में, देख लो, एक मोल। अच्छा, तो किसी भी कंपाउंड का बनना कितना, एक मोल। किससे, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स भी किस रूप में चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में, यानी कि रेफरेंस स्टेट में चाहिए। मतलब हाइड्रोजन बच्चों नेचर में किस फॉर्म में भारी मात्रा में पाया जाता है, H2 गैस के फॉर्म में। या अच्छा बेटा, हाइड्रोजन का H2 गैस रेफरेंस स्टेट है, ऑक्सीजन का O2 रेफरेंस स्टेट है। हेलो, तो किसी भी कंपाउंड का एक मोल बनना फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट, इस प्रक्रिया में बच्चों जो भी एनर्जी एक्सचेंज होगी ना, जो भी डेल्टा एच होगा ना, वो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन को मैं, डेल्टा एच रिएक्शन तो वो है ही क्योंकि हमेशा ही होता है, लेकिन उस डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन को आज से मैं एक और नाम दूंगा और उसे मैं कहूंगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या कहूंगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और इस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा एच एफ, और स्टैंडर्ड स्टेट में इसलिए नॉट लगा देते हैं। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका है, पानी का। बात समझ रहे हो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है बच्चों, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो कहलाता ही है, लेकिन वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कब कहलाने लगता है, जब उस कंपाउंड का एक मोल बनता है, किससे, अपने एलिमेंट से इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट। बात समझ में आती है। हेलो, जैसे ये आपको वैल्यू नहीं रटनी, ये आपको वैल्यू नहीं रटनी है बच्चों, पर एक मोल पानी जब भी बनता है ना अपने स्टैंडर्ड स्थिति में, तो जो एंथैल्पी चेंज होती है वो होती है -258.8 किलो जूल पर मोल। ये आपको वैल्यू नहीं रटनी, बस आपको मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देख लो। जैसे कार्बन ग्रेफाइट है, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके मीथेन बना रहा है। अब मीथेन का कितना मोल बन रहा है बच्चों, एक मोल। इसका एक मोल किससे बन रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन से। कार्बन का स्टेट क्या है, कार्बन ग्रेफाइट बच्चों, ग्रेफाइट के रूप में कार्बन अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में रहता है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। हाइड्रोजन का मोस्ट स्टेबल स्टेट हम जान ही चुके हैं, H2 गैस। तो क्या ये सर एक मोल बन रहा है अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में एलिमेंट से, हाँ। तो मतलब इसका, इस प्रक्रिया का भी जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा उसको आप क्या कह सकते हो, एंथैल्पी ऑफ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इसको भी मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, डेल्टा एच, छोटा सा एफ, ऊपर नॉट और सबस्क्रिप्ट में मीथेन का। हेलो, आगे बढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए। कहता है 2 ग्रेफाइट सॉलिड प्लस 3H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव C2H5OH लिक्विड। अब C2H5OH हमें पता है इथेनॉल होता है। इथेनॉल का कितना मोल बन रहा है, एक मोल। किससे बन रहा है, अपने कांस्टेंट एलिमेंट कौन कौन है, कार्बन ग्रेफाइट के रूप में, हाइड्रोजन H2 के रूप में, ऑक्सीजन O2 के रूप में। अरे ये तो सर ये फिर अपने कांस्टेंट एलिमेंट मोस्ट स्टेबल स्टेट में। तो इस प्रक्रिया के लिए भी जो भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका, इथेनॉल का। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत? अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में पॉइंट क्रमांक 2 लिखा है, जिसमें हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की कुछ इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डेल्टा एच एफ नॉट क्या है, लिखेंगे। कहता है वी कैन मेक यूज ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन। कह रहा है तुम एक्चुअली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इस्तेमाल से कई बार एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस और अलग अलग प्रकार की एंथैल्पीज निकाल पाओगे। कैसे सर? बेटा अब ये बहुत अच्छी बात है जो कि स्कूलों में आपको आवश्यकता पड़े ना पड़े, एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं और अन्यथा बड़ा जरूरी है जेई के लिए। देखो क्या है, देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बच्चों कभी भी आपको किसी भी रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना हो ना, तो आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की मदद ले सकते हो। कैसे? क्योंकि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है, वो कहता है कि इट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है बच्चों, पता होना चाहिए। एक बार फिर से बोल देता हूँ, किसी भी रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है, जो कि होता है आप उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जोड़ दो प्रोडक्ट का और उसको घटा दो रिएक्टेंट से। ये AI BI क्यों है? क्योंकि उनके जितने मोल्स बन रहे होंगे बैलेंस रिएक्शन में, उससे आपको इनटू करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? एग्जाम्पल देखो, लिखा हुआ है हालांकि यहाँ पे वेयर AI and BI आर रिप्रेजेंट द कोफिशिएंट्स, है ना। अब लेकिन सर समझा दो तब ना अच्छा लगे। देख लो बेटा, जैसे एक एग्जाम्पल है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को हीट करके हम बना रहे हैं कैल्शियम सॉलिड और CO2 गैस। ये एक रिएक्शन है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताओ। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा एच छोटा सा आर ऊपर नॉट बराबर क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ रही है? इसने नॉट नहीं लगा इस बच्चे ने, कोई दिक्कत? अब सर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? कुछ डेटा आपको दिया हुआ है। क्या डेटा दिया हुआ है पहले देखते हैं। आपको डेटा दिया हुआ है बच्चों, नहीं बेटा ये एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूँ, है ना। यहाँ पे हालांकि इस बच्चे ने वैल्यू दी हुई है। चलो एक काम सुन लो बेटा, पहले सुनो मेरी बात सुनो। यहाँ पे कुछ और जानकारी दी हुई है आपको। एग्जाम्पल ये है कि आपको इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। इतना राइट है? इतना समझ में आता है? अच्छा, क्या आप ये गिवन नहीं है बच्चों, ये फॉर्मूला है, ये हम जानते हैं। वी नो दैट। व्हाट डू यू नो? कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। किस्मत से बच्चों यहाँ पे सब बैलेंस्ड है, तो कोफिशिएंट एक एक है। तो प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का समेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा एच एफ नॉट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस डेल्टा एच एफ नॉट CO2 माइनस डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। यही होगा ना फॉर्मूला? हेलो, जो ऊपर आपने पढ़ा। यहाँ पे क्योंकि सबके कोफिशिएंट 1 1 है, इसलिए 1 1 में काम हो गया। आगे अब और डेटा क्या दिया हुआ है आपको, वो देखो। आपको बच्चों एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस दिए हुए हैं। किसके? 3 रिएक्शंस के। किस किस? देखो आपको दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड को हाफ O2 गैस के साथ रिएक्शन करते हैं तो CO सॉलिड बनता है। इसका भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है स्टैंडर्ड इतना। CO2 बनने का भी दिया हुआ है और कैल्शियम कार्बोनेट बनने का भी दिया हुआ है। तो सर इसका क्या करें, अचार डालें? देखो बेटा सुनो, क्या आपको थ्योरी से ये बात पता है कि किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज उसके एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होता है? कब? जब उसका 1 मोल बन रहा हो। किससे बन रहा हो? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से इन द मोस्ट स्टेबल स्टेट। कैल्शियम का मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है कैल्शियम सॉलिड और ऑक्सीजन का होता है O2 गैस। क्या ये एलिमेंट्स अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में हैं? बोलना पड़ेगा हाँ। तो अगर मोस्ट स्टेबल स्टेट में है तो इसका 1 मोल बनने का जो भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर हो जाएगा। तो भले आपको दिया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, पर क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर भी है? तो एक्चुअली बच्चों ये 3 डेटा से आपको पता है, पता क्या चल गया है? यू नो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड
ऑफ CO2 एंड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मेरी बात समझ रहे हो? हेलो? लेकिन बच्चों ये एग्जाम्पल आप यहां से मत लिखना, क्योंकि इस बच्ची ने एक एग्जाम्पल अच्छे से नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको, अच्छा इस पेज में शायद कहानी ठीक लिखी है इसने। हाँ नहीं, वैसे आगे उसने कहानी ठीक लिखी हुई है। देखो बेटा, दिख रहा है सबको कि थोड़ा सा ब्लर है ये? हेलो? बोलना पड़ेगा बेटा, दिख रहा है कि ब्लर है? आगे में बेटा, आगे साफ है, ये पेज थोड़ा सा ब्लर है। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको वाइट बोर्ड में समझा देता हूँ, क्योंकि अच्छी बात है। देखो बेटा, अपन वैल्यूज छोड़ देते हैं, अपने को सॉल्व करने से बहुत फर्क नहीं पड़ता, अपन कॉमन सेंस समझ लेते हैं। आप इस चीज़ को यही वाइट बोर्ड से कर लेना। देखो बेटा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, हमको निकालना क्या है बच्चों? हमको निकालना है कि मान लो कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड है, इसको हम हीट करते हैं तो ये टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैस में। इस प्रक्रिया के लिए मुझे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। ये क्वेश्चन है। कोई तकलीफ यहां तक? अच्छा, एक अब जानकारी मैं आपको और दे रहा हूं। मैं जानकारी ये दे रहा हूं, एक सेकंड रुकिएगा बच्चों, थोड़ा सा हल्ला है यहां पे, एक सेकंड रुकिएगा। हेलो? अच्छा, अब मैं आपको जानकारी ये दे रहा हूं कि सबसे पहले आपको कभी भी किसी भी रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से आप कैसे रिलेशनशिप देख सकते हो, वो है कि किसी भी रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ products of products minus summation of standard enthalpy of formation of reactants। अगर ये बेसिक फॉर्मूला है तो इसको ऊपर के लिए कैसे लिखोगे सर? मैं फिर से लिख रहा हूं आपके लिए। इसको हम लिखेंगे ऊपर वाले रिएक्शन के लिए कि एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ अबव रिएक्शन विल बी इक्वल टू, अब बच्चों सबसे पहला प्रोडक्ट वहां कौन बन रहा था? कैल्शियम ऑक्साइड। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, और भी कोई रिएक्टेंट था? हाँ, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। ये हो गया प्रोडक्ट्स का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का समेशन, क्योंकि एक एक मोल बन रहे हैं तो यहाँ 1 1 ही है, कुछ और होते तो वो हो जाता, माइनस प्रोडक्ट केवल एक ही है और एक ही मोल है तो ये 1 ही है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मेरी बात समझ रहे हो? हेलो? अब बेटा तुमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिल जाए, इसका, इसका और इसका, ये तीन वैल्यू मिल जाए। लेट्स से ये वैल्यू है A, ये वैल्यू है B, ये वैल्यू है C। अगर ये तीन वैल्यूज मिल जाए तो आपको करना क्या है? A प्लस B माइनस C। हेलो? अच्छा, अब ये A प्लस बी माइनस C आपको किस रूप में दिया हुआ है सवाल के बाकी हिस्सों में, वो समझो। आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में से बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे, पर आप केवल एक कॉमन सेंस को ही अपनी कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद आप सॉल्व एग्जाम्पल कर लीजिएगा, आपका काम मोर देन सफिशिएंट समझ में आ जाएगा आपको। देखो पहले आगे बढ़ते हैं। अभी ABC हमको पता है कैसे दिए हुए हैं, ऐसे दिए हुए हैं। फिर से देखो, हमको सवाल में अब एक्स्ट्रा गिवन क्या है? हमको गिवन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं दिया हमको उनका, हमको और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस दे दिए हैं। किसके? आपको दिया हुआ है कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस।
आपको एक डेटा ये दिया है, मान लो, हेलो, इसको बैलेंस करना है तो सर ये भी बैलेंस्ड है, हेलो, हेलो, अच्छा, एक और रिएक्शन दे रहा हूं आपको मैं। जैसे मान लो मेरे पास है कैल्शियम सॉलिड प्लस हाफ ऑफ O2 गैस गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड। मेरे पास ये भी एक रिएक्शन दिया हुआ है, और ये इस रिएक्शन का मुझे दिया पता है क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लेट से ये मुझे वैल्यू दी है एक्स, ऐसे ही रैंडम मान ले रहा हूं, क्या वैल्यू दी है मुझे, ये एक्स जूल या एक्स किलो जूल पर मोल, कोई दिक्कत, ये वैल्यू एक्स दी, हेलो। अब बच्चों अगर मुझे ये x दिया है तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये x ही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी है। कैसे पता सर, ये मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाना चाह रहा हूं। क्या बच्चों आप इस रिएक्शन के लिए भी वो कॉमन सेंस लगा सकते हो? क्या कॉमन सेंस, कि किसी भी रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो इट विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो गया प्रोडक्ट, माइनस, अब जब रिएक्टेंट्स का मैं लिखूंगा ना बच्चों, तो क्या लिखूंगा रिएक्टेंट्स का, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सॉलिड प्लस हाफ ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस, ये होगा ना। अब मुझे इस गिवन में दिया क्या है, ये वैल्यू कितनी x, हेलो, मुझे जो एक्चुअल यहां पे चाहिए था, कहां पे, ये मुझे अगर सवाल में निकालना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, लेकिन ये निकालने के लिए मुझे A, B और C का वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड की बात करूं तो मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मुझे A चाहिए, स्मॉल a, हेलो। स्मॉल a मैं किसको कह रहा हूं, स्मॉल a मैं कह रहा हूं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaO को, ये जो वैल्यू है उसको मैं स्मॉल a कह रहा हूं। आइए इस वैल्यू को उस वहां पे देखें, कहां पे, यहां पे ये x दिया हुआ है, लेकिन ये तो इसका रिएक्शन है, रिएक्शन बराबर होता है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो यही इसी को मैंने a बोला है ना बच्चों। मुझे दिया क्या है x, मुझे निकालना, मुझे इंटरेस्ट किस में है, a में, तो इसका क्या करूं, देखो बच्चों मैंने थ्योरी में बताया था, किसी भी कंपाउंड को उसके मोस्ट स्टेबल स्टेट में बनाने के लिए, यानी कि उसको फॉर्म करने के लिए क्या तुमको मेहनत करनी पड़ती है कि नेचर ने करके दिया हुआ है, मोस्ट स्टेबल स्टेट में तो बना के दिया हुआ है ना, हेलो। तो तुमको कैल्शियम सॉलिड को बनाने में कोई मेहनत करनी पड़ेगी, तुमको ऑक्सीजन को O2 गैस के रूप में बनाने में कोई मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक्चुअल सच्चाई यही है बच्चों कि कभी भी कोई भी एलिमेंट अगर अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में है, उसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बनाने के लिए लगता है 0, क्योंकि अगर वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में अपने रिएक्टेंट के रूप में है तो रिएक्टेंट साइड तो 0 ही हो जाएगा। तो केवल मेरे पास इस फॉर्मूले में बचेगा क्या, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, और वही बराबर हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के। लेकिन कब, जब उसका कितना मोल बन रहा हो, तो कायदे से स्मॉल a का वैल्यू क्या हो जाएगा, वही x जो इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, हेलो। इससे एक डाउट ये क्रिएट होता है कि सर हर बार किसी भी रिएक्शन का अगर अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट से बन रहा है तो किसी भी रिएक्शन का जो भी डेल्टा एच आर होगा वही डेल्टा एच एफ के बराबर हो जाएगा। नहीं बेटा, कब नहीं होगा, मैंने शायद एक एग्जांपल आपके लिए लिख के रखा है। मान लो बच्चों इस सवाल में इसके 2 मोल हों, इसके भी 2 मोल हों, और CO2 भी कितनी मोल बन रही हो, 2 मोल। इस प्रक्रिया के लिए आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, मान लेता हूं y किलो जूल पर मोल। क्या दिया हुआ है,
आप फिर वही कॉमन सेंस लगाओ, क्या कोई भी रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इनटू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहां पे आप कोफिशिएंट है तो लगाना पड़ेगा, तो 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो कि है CO2, ये हो गया प्रोडक्ट, माइनस 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन सॉलिड प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस। ये होगा। क्या आप इतना जान चुके हो कि किसी भी एलिमेंट को उसके प्योर स्टेट में बनाने में कोई मेहनत नहीं लगती? तो ये कार्बन सॉलिड बनाना 0, ऑक्सीजन ये बनाना 0। लेकिन सर यहां पे 2 मोल बन रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से 2 लगा होगा, इसलिए इस केस में बच्चों स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो कि मुझे चाहिए था और उसको मैंने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ था, कैल्शियम ऑक्साइड CO2 के लिए क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, B। तो जो B का वैल्यू होगा वो B का वैल्यू वो एज इट इज जो रिएक्शन दिया है वो नहीं होगा। जैसे इस रिएक्शन के लिए डेल्टा चार दिया है Y, भले XA के बराबर था पर जो ये Y है बच्चों, जैसे इस वैल्यू को मैं पुट कर दे रहा हूं Y, लेकिन ये Y एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो 2 से इनटू हो रहा है ना CO2 का, तो वो हो जाएगा Y/2। मेरी बात समझ रहे हो? तो एक्चुअली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 को मैंने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है ये बताइए मुझे, स्मॉल b ना। तो स्मॉल b का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, Y/2। मेरी बात समझ रहे हो? और इसी तरीके से आपको एक रिएक्शन और लिख के बता रहा हूं मैं, वो सबसे आखिरी रिएक्शन है। वो एक रिएक्शन क्या है उसको भी देख लो। वो एक रिएक्शन और है कि हम बना रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना रहे हैं? इसके लिए भी आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे रहे हैं। एक्चुअली ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अब बताना, मान लो ये Z है, इसका 1 मोल ही बन रहा है। किससे बन रहा है? कैल्शियम सॉलिड मोस्ट स्टेबल स्टेट, O2 गैस मोस्ट स्टेबल स्टेट, कार्बन ग्रेफाइट मोस्ट स्टेबल स्टेट। अगर यहाँ पे 3/2 लगा दूं तो बच्चों यहाँ पे भी सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट 0 हो जाएगा। तो जो भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी हो जाएगा CO2 का। हेलो, क्योंकि बन भी 1 मोल रहा है। हेलो, तो ये बेटा फायदा हो गया एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। अब बच्चों ये इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में मिले और यहाँ तक की थ्योरी को पहले आप लोग आज अच्छी तरीके से लिख लो। प्रयास ये करेंगे हम कल या परसों में, कल भी मिले परसों भी मिले, पर शायद ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, पर आप ग्रुप में अवेलेबल रहोगे, मैं कम्युनिकेट करूँगा। ठीक है, तो आप लोग ये ज़रूर करो कि आप ईमानदारी से जितनी बातें मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं उसको ईमानदारी से रिकॉर्डिंग को देखते हुए क्लास नोट्स लिखो और एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल तो गिरी हालत में करो ही करो बच्चों। कोई दिक्कत? चलो बाकी चीज़ों के साथ कल मिलते हैं।